गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा बेटा हमारे लिमिट चल रहा था, हम लास्ट क्लास की बात करें बेटा, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 42 होमवर्क दिया था, जिसके अंदर अगर मैं फॉर्म डालता हूं तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बन रहा है। ठीक है, जरा इससे चढ़ने से पहले एक बार हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि बेटा मैंने आपसे कहा था कि कभी भी क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो या पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल हो, ठीक है ना, तो डिग्री ऑफ कोफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर दोनों की डिग्री इक्वल है तो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री अपॉन कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री का आंसर मेरा होगा आंसर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब अगर जो मेरा न्यूमरेटर का पॉलिनोमियल है और जो डिनोमिनेटर का पॉलिनोमियल है, अगर दोनों की डिग्री इक्वल है तो हाईएस्ट डिग्री वाले के कोफिशिएंट ही बेटा मेरे फाइनल आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना? अगर ऊपर वाले की डिग्री छोटी नीचे वाले की बड़ी तो जीरो, ऊपर वाले की बड़ी नीचे वाले की छोटी तो बेटा इंफिनिटी। यहाँ तक बेटा हमारा हो चुका था। ठीक है, इस पे हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। 42 बेटा मैंने होमवर्क दिया था। बेटा अगर मैं ध्यान से इधर देखता हूँ तो बेटा ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बन रहा है। ठीक है ना? और फिर से बेटा एक एफ का फंक्शन दे रखा है। ठीक है ना? तो बेटा मैंने क्या कहा था कि डिग्री चेक करिए। बेटा इधर एक्स की डिग्री कितनी है बेटा? 1/2। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री। बेटा अगर मैं इधर बात करूं बेटा तो इसकी डिग्री 1/2, इसकी डिग्री 1/4, इसकी डिग्री 1/8, तो इसकी डिग्री कितनी हुई? 1/2। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी? 1/2 मैंने कहा था, हाईएस्ट डिग्री चेक करेंगे। अच्छा इसकी 1/2, इसकी बेटा कितनी है बेटा? 1/2। तो मैंने कहा था जो भी हमारा हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट को हाईएस्ट डिग्री होगी इसके पास, उसका कोफिशिएंट बेटा मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन कितना? √1। इसका कितना? √1, बाकी जीरो, और इसका भी कितना? +√1। तो बेटा मेरा आंसर क्या आ गया? 1/2। क्लियर? इधर बेटा हम बात करते हैं तो देखिए 5 + 45, बट टोटल डिग्री 45, नीचे भी टोटल डिग्री 45। तो आंसर क्या होगा? इक्वल बाय इक्वल। तो आंसर क्या होगा? कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट। तो बेटा अगर x की पावर 45 कब बनेगा? जब यहाँ से क्या मिलेगा मुझे? 2 की पावर 5, और इधर से क्या मिलेगा बेटा? 3 की पावर 14, और नीचे क्या मिलेगा बेटा? 5 की पावर 45। बेटा ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। इसकी डिग्री कितनी बेटा? 1/x। इसकी डिग्री कितनी? 2/5। इसकी डिग्री कितनी? 4/7। तो बेटा अगर मैं ध्यान से देखूं तो बेटा 1/3 इन सब में सबसे छोटा कौन सा? इन सब में ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला छोटा? तो चेक करना पड़ेगा कि अगर ऊपर वाला छोटा होगा तो बेटा आंसर 0 हो जाएगा, अगर नीचे वाला छोटा होगा तो बेटा मेरा आंसर इंफिनिटी हो जाएगा। तो बेटा आपको चेक करना पड़ेगा कि 1/3, 2/5 और 4/7 में कौन सा बड़ा है। ठीक है, करने का तरीका सिंपल सी बात है, पहले इन दोनों में ही कंपेयर कर लेते हैं कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा। ठीक है, कैसे करूंगा बेटा? दोनों का बेस इक्वल कर दो, दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल कर दो। ये बात मैंने आपको समझाई भी थी पहले। क्या करोगे? दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल कर दो। कैसे करूँ सर, कैसे करूँ? बेटा सिंपल सी बात है, नीचे अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 5/15। ठीक है, और इधर बेटा अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ तो इधर क्या मिलेगा? 6/15। तो बेटा कौन सा बड़ा? देखो अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो बेटा ये मेरा ये वाला बड़ा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब इन दोनों में से ये वाला बड़ा है। तो ऊपर वाले का लीडिंग कोएफिशिएंट कौन सा हुआ? 2/5। ठीक है ना? तो अब मैं चेक करूंगा कि 2/5 बड़ा है 1/3, तो हटी गया मेरा, क्योंकि मुझे ग्रेटेस्ट डिग्री से मतलब था। ठीक है, ग्रेटेस्ट डिग्री ऊपर आई मेरी 2/5 और नीचे 4/7। अब मुझे मतलब है कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो कैसे बेटा? फिर से तरीका वही, इस बार इंटू किससे होगा बेटा? इधर तो होगा 7 से इंटू। तो बेटा ये आ गया 4/35, 7 से हुआ तो 14/35। अच्छा इधर किससे इंटू होगा बेटा? 5 से। 5 से तो ये कितना आएगा बेटा? ये आएगा 20/35। कौन सा बड़ा बेटा? बेटा मेरा 4/7 बड़ा। इसका मतलब न्यूमरेटर की डिग्री मेरी बड़ी, डिनोमिनेटर की छोटी। तो बेटा मेरा आंसर क्या आ गया? 0 आंसर आ गया। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? हाँ जी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसकी डिग्री 3/2, इसकी डिग्री 4/3, इसकी डिग्री अगर देखें तो देखो 6/4 दैट इज 3/2, इसकी डिग्री 7/5। तो पहले देखते हैं ऊपर डिग्री बड़ी कौन सी, 4/3 बड़ा या 3/2 बड़ा? तो बेटा हम जानते हैं 3/2 होता है 1.5, और 4/3 बेटा मैं अगर निकालता हूँ तो 1.33 होता है। इसका मतलब इधर तो 3/2 बड़ा है, इधर तो 3/2 बड़ा है, क्योंकि पहले मुझे ग्रेटेस्ट डिग्री देखनी है। इक्वल से मतलब नहीं है, क्योंकि भाई इक्वल की अगर मैं बात करूंगा भाई x² + x + 1, ठीक है, अपॉन x + 2। तो बेटा ऐसे तो 1 दोनों में है, बट मुझे 1 से मतलब नहीं है, ऊपर वाले की ग्रेटेस्ट और नीचे वाले की ग्रेटेस्ट से मतलब है। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? तो बेटा ऊपर वाले की ग्रेटेस्ट तो मुझे पता पड़ गई कौन सी है, 3/2। अब हम बात करेंगे नीचे वाले की ग्रेटेस्ट कौन सी होगी। अब नीचे वाले बेटा मेरे पास कौन सा 3/2 और 7/5 में से कौन सा बड़ा? 3/2, वापस 1.5। और बेटा अगर 7/5 करता हूँ बेटा तो बेटा ये मुझे मिलेगा
1.4। तो बेटा फिर से कौन सा बढ़ा, ये वाला बढ़ा। इसका मतलब नीचे वाली डिग्री भी कौन सी अहमियत रखेगी, 3/2, ऊपर वाली भी कौन सी अहमियत रखेगी, 3/2। ठीक है ना। तो पहला काम तो क्या था कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हाईएस्ट डिग्री को सर्च करना, तो सर्च कर लिया है। अब देखो ये क्या दोनों बराबर है, अगर दोनों बराबर है तो कोफिशिएंट ही मेरा आंसर हो जाएगा। अगर ऊपर वाली बड़ी तो इंफिनिटी, नीचे वाली बड़ी तो 0। बेटा इस केस में ऊपर भी 3/4, 3/2, नीचे भी 3/2, तो बेटा आंसर क्या आ गया, कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट। इसका कोफिशिएंट कितना है बेटा, √1। इसका कोफिशिएंट कितना है बेटा, 1 की पावर 1/4। तो बेटा मेरा आंसर क्या आ गया, 1/1, दैट इज क्लियर हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, लेट लिमिट n गोज टू इंफिनिटी, n गोज टू इंफिनिटी 1 प्लस सी एन स्क्वायर, 1 प्लस सी एन स्क्वायर ब्रैकेट में 2n+3 टू साइन का होल स्क्वायर। ठीक है ना। आगे क्या बोला बेटा, इफ सी is less than alpha is less than beta where alpha and beta are roots of x square minus 2px plus p square minus 1 is equal to 0, फाइंड मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ p। बेटा देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके सामने एक लिमिट दे रखी है, ठीक है ना, आपसे, हाँ जी, इसकी वैल्यू बेटा आपको 1/2 दे रखी थी, ये बाय मिस्टेक हो गया है, क्वेश्चन में इसकी वैल्यू 1/2 दे रखी है। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है ना। आपसे क्या बोला गया है कि जो मेरे पास सी है वो अल्फा बीटा दोनों से छोटा है। ठीक है, वेयर अल्फा बीटा क्या है बेटा, मेरे रूट्स हैं इस इक्वेशन के, जो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाली दे रखी है। ठीक है ना। और आपसे पूछा है कि बताओ पी की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। ठीक है ना। तो बेटा सबसे पहले तो जितना हमको पता है उतना करना स्टार्ट करते हैं। हमें ये पता है कि भैया ये वाला फंक्शन की वैल्यू 1/2। ठीक है, और हम जानते हैं बेटा ये कितना गया, ये गया सी। क्लियर हुआ, ये कितना गया, सी गया। और बेटा अगर ये वाला फंक्शन मेरा, हाँ सी मेरा अभी तक अननोन है, नोन नहीं है, क्योंकि कंडीशन लग रही है एन पे, ये एन वेरिएबल, ये एन वेरिएबल, और ये भी बेटा मेरा कांस्टेंट। क्लियर, ये साइन 2 है। हाँ जी, इसको 2 भी बोल सकते हैं, एन भी बोल सकते हैं, मर्जी आपकी, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी होगा। अगर मैं एन ले लेता हूँ, साइन एन ले लेता हूँ, क्योंकि अगर एन के अलावा कुछ और हुआ तो एज ए कांस्टेंट रहेगा, मेरे पे फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर एन भी हुआ तो बेटा हम जानते हैं साइन इनफिनिट क्या होता है, -1 से 1। कितना होता है, -1 से 1। इसका मतलब वो फंक्शन पे इतना इफेक्ट डालेगा ही नहीं, क्योंकि वो फाइनाइट आ गया। क्या आ गया, फाइनाइट आ गया। -1 से 1 का मतलब फाइनाइट आ गया। ठीक है ना। तो बेटा ये तो मेरी एक्चुअल में फाइनाइट हो गई, ये सिर्फ पागल बनाने के लिए आपको दे रखा था। क्या दे रखा था, सिर्फ पागल बनाने के लिए आपको दे रखा है। ठीक है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू एन को मैं कुछ भी ले जाऊं ऑलवेज फाइनाइट रहेगी -1 से 1। ठीक है ना। तो अगर मैं एन को इन्फिनिटी इन्फिनिटी मूव कराता हूं तो बेटा ये दो फंक्शन कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। एक तो 3 हो जाएगा और दूसरा -1 से 1 हो जाएगा। वह आप ही मुझे बताइए कि अगर इन्फिनिटी में मैं 1 प्लस या माइनस करता हूं तो क्या आएगा, इन्फिनिटी तो आएगा। क्लियर हुआ, नहीं हुआ। अच्छा चलिए अभी क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है कि भैया इसकी वैल्यू मेरे इसके बराबर है। ठीक है, तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का आंसर क्या था, तो हाईएस्ट डिग्री अपॉन हाईएस्ट डिग्री चेक करो, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री भी कितनी 2, तो आंसर क्या होगा, कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट। आंसर कितना होगा, कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट। ऊपर वाले का कोफिशिएंट कितना है बेटा, सी। नीचे वाले का कितना है बेटा, बेटा 2 नहीं है, 2 स्क्वायर है, ध्यान रखना कितना है, 2 स्क्वायर। तो बेटा नीचे आ गया 2 स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से अगर मैं कैंसिल आउट करता हूँ तो बेटा सी मुझे कितना मिल गया, 2 मिल गया। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ। अब बेटा देखो सी की वैल्यू मेरी 2 आ चुकी है, इसका मतलब जो अल्फा और बीटा है वो 2 से बड़े हैं। अब मुझे बताओ क्या क्वाड्रेटिक में आपको मैंने लोकेशन ऑफ रूट बताया था, एक्चुअल में ये क्वेश्चन लिमिट का तो सिर्फ इतना सा ही था। ये क्वेश्चन आपके लोकेशन ऑफ रूट का बनता है कि 2 जो है बेटा वो अल्फा और बीटा से छोटा है। ठीक है ना। इसका मतलब अल्फा बीटा कहाँ लाई कर रहे हैं, 2 से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब ये वाला मेरा ग्राफ बनेगा। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ। अब यहाँ पे दो कंडीशन, पहले तो d ग्रेटर देन 0, उसके बाद f2 मेरा ये वाला है, ये मेरा f2 है। ठीक है ना, f2 इज ग्रेटर देन 0। और बेटा तीसरा कंडीशन जो मेरा मिनिमा होगा -b/2a, वो 2 से बड़ा होगा। क्या याद आया, लोकेशन ऑफ रूट्स की हमारे पास यही कंडीशन थी। ठीक है, तो चलिए निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थर्ड को ही निकाल लेते हैं, बड़ी इजी है। -b/2a, -b/2a, -b देखो, -b कितना आ गया, 2p/2a मतलब 1, 2p/2, 2a a मेरा 1 है, तो 2p/2 कट गया। तो बेटा यहाँ से मुझे क्या मिला, मेरा p 2 से बड़ा होगा, पहली कंडीशन। किसके थ्रू, इसके थ्रू। ठीक है, अब बात करेंगे इसके अंदर बेटा। तो ये क्या बोल रहा है, अगर बेटा मैं फंक्शन में 2 पुट करता हूं तो ये हो गया 4 -4p प्लस p स्क्वायर -1, आएगा नहीं आएगा। तो ये क्या होना चाहिए बेटा, ये मेरा 0 से बड़ा, ये मेरा 0 से बड़ा।
तो बेटा इसका मतलब अगर मैं इसको फैक्टर करता हूँ तो मुझे मिला p-1 p-3, और 0 से बड़ा मतलब मैंने आपसे कहा था बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, ठीक है, 1 3 प्लस माइनस प्लस, तो बेटा ये क्या बोल रहा है, माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 3 से इंफिनिटी, ये क्या बोल रहा है, यूनियन 3 से इंफिनिटी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये आंसर बेटा मेरा पी का सेकंड कंडीशन से आ गया। पहली से क्या आया था, 2 से बड़ा, दूसरे से आया है माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी, ठीक है ना। तीसरा केस क्या होगा बेटा, डी ग्रेटर देन 0, तो बेटा डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो बेटा जब मैं चेक करूंगा तो ये तो कट गया मतलब 4 ग्रेटर देन 0 ऑलवेज ट्रू। और बेटा अगर कभी भी ऑलवेज ट्रू होता है इसका मतलब P बिलोंग्स टू R, आर पी को मैं कुछ भी लूं कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बेटा ये बात मैंने आपसे बोली थी कि अगर बेटा मेरा P बिलोंग्स टू R है तो बेटा मैं उसका इंटरसेक्शन नहीं लेता, हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। अब लिया जाएगा दोनों का इंटरसेक्शन। एक बोल रहा है 2 से बड़ा, क्या बोल रहा है, 2 से बड़ा। दूसरा बोल रहा है कि भैया 1 से छोटा और 3 से बड़ा। कॉमन क्या हुआ बेटा, कॉमन मेरा आंसर आया ये वाला, मतलब P कहां से कहां होना चाहिए बेटा, 3 से लेके इंफिनिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 3 टू इंफिनिटी। अब बेटा आपसे बोला क्या है, आपसे बोला गया है P मिनिमम, तो बेटा P मिनिमम कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? तो बेटा एक्चुअल में क्वेश्चन दिखने में अच्छा लग रहा था क्योंकि बेटा ये लोकेशन ऑफ रूट क्वेश्चन था, ठीक है ना। लिमिट को डाल के इसको थोड़ा बहुत कंफ्यूज करने का ट्राई किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बेटा हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिमिट x गोज टू 0 x इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स डॉट 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 ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये चल रहा है 100/x, ठीक है ना। बेटा एक बात ध्यान रखना, एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी ऑलरेडी कि अगर x मेरा इंफिनिटी जा रहा हो तो बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर x तो बेटा मैं x ही मान लेता हूँ। और बेटा मैंने रीजन भी बताया था कि इंफिनिटी जाने का मतलब n मेरा इंफिनिटी है, ठीक है ना, x मेरा इंफिनिटी। और अगर x इंफिनिटी है तो इंटीजर होने और ना होने पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इंफिनिटी इतना लार्ज नंबर है कि कुछ भी फर्क नहीं देने वाला, ठीक है ना। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा हम x की जगह सीधे ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जगह बेटा हम सीधे x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या क्लियर? तो बेटा अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो देखो ये फंक्शन बनेगा, पूरे में से x कॉमन आई कट गया, मेरे पास आंसर क्या आ गया, 1 + 2 + up to 100 दैट इज 5050। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट 1 अपॉन 3.3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 5 इंटू 6 डॉट 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 1 अपॉन n+2 n+3 n+4, ठीक है बेटा। फिर से आपको लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी है, ठीक है ना। अगर मैं इन्फिनिटी की बात करता हूं तो बेटा ये इनफाइनाइट पे जाके जीरो होगा। क्या होगा, इनफाइनाइट पे जाके जीरो होगा। तो कैसे करना, कैसे करना, कैसे करना? तो बेटा सिंपल सी बात ही है, फिर से मैं आपसे बोलूं ये क्वेश्चन क्या आपने कहीं देखा है? अगर आपको याद हो तो बेटा मैंने सेम क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज के अंदर आपको कराया था, ठीक है ना। तो एक्चुअल में सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन था जिसपे हमने लिमिटिंग कॉन्सेप्ट लगा दिया। क्लियर? तो हम जानते हैं इसको तोड़ने का तरीका क्या था, याद है ना, पहले और आखिरी का डिफरेंस, पहले और आखिरी का डिफरेंस, ठीक है, और नीचे वाला पेयर, ठीक है ना। स्मॉल और लार्जेस्ट मतलब पहले और आखिरी का डिफरेंस और नीचे वाले के दो दो का पेयर बनाएंगे, पहले का पहला कपल, सुनिए, पहले दो को लेंगे इसको पहला कपल बोलेंगे, फिर अगले दो को लेंगे इसको दूसरा कपल बोलेंगे। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्या समझ में आया नहीं आया? और आंसर इसको सीधे कैसे लिख देंगे बेटा, 1 अपॉन डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब बड़ा पहला और आखिरी, पहले और आखिरी का डिफरेंस इनटू ब्रैकेट में 1 अपॉन फर्स्ट कपल माइनस 1 अपॉन सेकंड कपल, ठीक है, दैट इज 1 अपॉन 5 - 3 ब्रैकेट में पहला कपल 1 अपॉन 3.4 माइनस दूसरा कपल 1 अपॉन 4.5। इसको बेटा मैं ये चीज लिख सकता हूं। क्या समझ में आया नहीं आया? सर कैसे लिख सकता हूं, एक बार ट्राई सॉल्व कर लेते हैं। अगर बेटा मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो देखो मुझे क्या मिलेगा, देखो एलसीएम कितना गया 3 4 5, अच्छा इधर क्या आया 5, इधर क्या आया 3, इधर क्या आया 2, 2 से 2 कट गया, मुझे क्या मिल गया वापस 1 अपॉन 3/5। यही तो मेरा आंसर था, यही तो मेरा क्वेश्चन था। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब मैं चाहूं तो बेटा इसको इस तरह से लिख सकता हूं। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा ये वाली जो टर्म है 1/2 सभी में कॉमन निकल जाएगा, तो बेटा 1/2 निकाल के मैं बाहर फेंक दूं, बाहर निकाल दूं, ठीक है। अंदर बेटा जो मेरे पास फॉर्म बनना स्टार्ट होगा वो कैसे बनेगा, देखना जरा। पहला तो ये बन गया 1/3.5 माइनस 1/4.5, ठीक है। जब मैं दूसरा बनेगा तो बेटा दूसरे का पहला कपल ये होगा और दूसरा कपल ये होगा, तो प्लस में 1/4.5 माइनस 1/5.6 बनेगा, नहीं बनेगा? अब बेटा देखो ये जो पहला पेयर था उसकी सेकंड टर्म इससे अगले तक की पहली टर्म से कटेगी। क्लियर हुआ?
ऐसे बेटा सभी में चलता जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा, पहला कपल दूसरा कपल, ठीक है। ये टर्म अपने से अगली से कटनी चाहिए थी, बट बेटा आगे कुछ है नहीं, ये वाली अपने पिछली से कटनी चाहिए थी, पीछे टर्म है, तो बेटा ये भी टर्म कट जाएगी। मेरे पास लास्ट में बचेगा क्या, मेरे पास लास्ट में बचेगा ये पहली टर्म और बेटा ये वाली मेरी आखिरी टर्म। क्या समझ में आया नहीं आया? और बीच की बेटा सारी टर्म बेटा मेरी कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, बीच की सभी टर्म बेटा मेरी क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो बेटा मेरे पास क्या आ गया, लिमिट n गोस टू इनफिनिटी 1/3.4 माइनस 1/n प्लस 3n+4, ठीक है। n गोस टू इनफिनिट, तो बेटा ये क्या हो गया, 0, मेरा आंसर क्या आ गया, 1/3 × 4 दैट इज 1/24। क्लियर? ये सेम क्वेश्चन आपके लिमिट का है और ये चीज हमने सॉरी सीक्वेंस सीरीज का है, और बेटा ये क्वेश्चन हमने सीक्वेंस सीरीज के अंदर भी सॉल्व किया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, लिमिट x गोस टू इनफिनिट 3 की पावर x प्लस 4 की पावर x टू दी पावर 1/x, ठीक है ना। इसको कैसे करें बेटा, क्योंकि देखो बेटा अगर मैं ध्यान से देखूं तो बेटा इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी टू दी पावर 0 बन रहा है, इन्फिनिटी टू दी पावर 0 बन रहा है, ठीक है ना। करने का बेटा तरीका देखना करना, हम इसको करें कैसे, ठीक है ना। बेटा देखो जो भी इसमें बड़ा है, जो भी इन दोनों में बड़ा है उसको कॉमन निकालो। बड़ा कौन सा है, 4। तो बेटा अगर 4 की पावर x को बेटा मैं कॉमन निकालूंगा तो बाहर क्या निकलेगा, 4 की पावर x बाहर निकलेगा, और पावर 1 जो x लगी हुई थी बेटा ये इस x को आपस में काट देगी, तो बेटा मुझे बाहर क्या मिलेगा, ओनली 4 मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, ओनली 4 मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा इधर ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और बेटा ये क्या हो जाएगा, बेटा ये हो जाएगा बेटा 3/4 टू दी पावर x। क्यों, क्योंकि बेटा जब मैं डिवाइड करूंगा तो बेटा ये भी तो 4/x होगा, और सिमिलर ये भी 4/x होगा, होगा नहीं होगा, ये तो कट के 1 हो गया, और बेटा ये पावर सेम है तो बेटा ये एक साथ चले जाएंगे और x एक साथ पूरी की एक पावर हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा अब जरा एक बात आप सोचना कि अगर x मेरा इंफिनिटी जाएगा तो ये बिंदु कहाँ जाएगा, 0 जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये कहाँ जाएगा 1, मतलब 1 टू दी पावर, और ये कहाँ जाएगा 0। अभी जो मेरे पास फॉर्म बन रही थी इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी टू दी पावर 0, अभी क्या बन रही है बेटा, अभी मेरे पास बन रही है 1 टू दी पावर 0, और बेटा 1 टू दी पावर मेरी कोई भी फॉर्म नहीं होती, तो बेटा इसका आंसर क्या दे देगा बेटा, ये मुझे आंसर दे देगा 1। तो बेटा मेरा आंसर क्या आ गया, 4 आंसर आ गया। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा यहाँ पे सीधा ट्रिक याद कर लीजिए, जीएसटी लगा दीजिए। जीएसटी क्या बोलती है बेटा, लार्जर वन इज आंसर। जीएसटी क्या है बेटा, लार्जर वन इज आंसर। अब सीधे आंसर देना, अगला क्वेश्चन फिर से पूछ रहा हूँ मैं आपको, 3 की पावर x प्लस 4 की पावर x प्लस 5 की पावर x प्लस 6 की पावर x टू दी पावर 1/x, आंसर क्या होगा 6। सबसे बड़ा वाला मेरा आंसर, लार्जर वन इज आंसर, जो मैंने जीएसटी लिखा है, ठीक है। सिर्फ आपको याद रखने का जरूरत है कि अगर ये इनफाइनाइट जा रहा है तो इधर तो जाएगा 0 और इधर जाएगा इन्फिनिटी, ये तो जाएगा 0 और बेटा ये जाएगा इन्फिनिटी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि ऑलवेज एग्जामिनर इसी फॉर्म में देगा, वो चेंज भी कर सकता है, जैसे यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, मैंने इनफाइनाइट की जगह 0 बोल दिया, तो ये क्या हो गया 1/x, ये 1/x 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 और ये x। अब देखो ये 0 जा रहा है, ये इन्फिनिटी जा रहा है, यही मुझे चाहिए था कि यहाँ पे तो 0 जाए और यहाँ पे इन्फिनिटी जाए। क्या वही फॉर्म बन रही है, बन रही है, तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा, द लार्जर वन 36 आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब थोड़ा भारी क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और भारी क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या जा रहा है, लिमिट x गोस टू 0 ब्रैकेट के अंदर 1 टू दी पावर cos x प्लस 2 टू दी पावर cos x डॉट 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 n टू दी पावर cos x टू दी पावर sin x, ठीक है ना। बेटा फिर से अगर मैं करना चाहूँ सिंपल मेथड, बेटा बहुत ज्यादा टिपिकल होता है, सिंपल मेथड बहुत ज्यादा टिपिकल होता है, ठीक है ना। करने का हमें कुछ नहीं करना, सीधे जीएसटी लगानी है। क्या था, लार्जर वन इज आंसर, क्योंकि देखो 0 का मतलब साइन 0 0 होता है और cos x कितना होता है इन्फिनिटी, तो क्या ये 0 बन रहा है, बन रहा है, ये इन्फिनिटी बन रहा है, बन रहा है, तो आंसर क्या होगा, लार्जर वन इज आंसर, दैट इज n इज आंसर। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? ठीक है। अब और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, है ना। क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे, अगर मैं सीधे आपको इस क्वेश्चन पे लेके आता ना तो आप बिदक जाते, मुझे इस क्वेश्चन पे आपको लेके आना था। अच्छा क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अगर मैं बात करूं तो ये भी इजीली मेंस लेवल तक का क्वेश्चन है, ठीक है। बट ये वाला क्वेश्चन क्लासिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये इजी क्वेश्चन थे कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए, मतलब गुस्सीटी लेवल के ये वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, ये जेई मेंस और गुस्सीटी लेवल तक हो सकता है बेटा, ये मेंस और एडवांस लेवल पे हो सकता है, ठीक है ना, दोनों में ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट, लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट, ठीक है ना, 2009 टू दी पावर 2010 होल टू दी पावर n प्लस 2010 टू दी पावर 2009 होल टू दी पावर n टू दी पावर 1/n, टू दी पावर 1/n। क्लियर? हाँ जी, क्या समझ में आया नहीं आया? ठीक है। अब बेटा पहली बात तो देखो, अभी तक जितने हमने क्वेश्चन किए, देखो अभी हम बात करें, ये वाला क्वेश्चन क्या था बेटा, लिमिट प्लस सीक्वेंस ऑफ सीरीज का था कि नहीं था? अच्छा,
ये वाला क्वेश्चन किसका था बेटा, ये था बेटा आपका क्वाड्रेटिक प्लस सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक प्लस सीक्वेंस सीरीज, ठीक है ना बेटा। अच्छा, और अगर हम बाकी क्वेश्चंस देखते हैं तो मल्टीपल क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हमने काफी ट्राई किए अभी तक, आपने देखा भी होगा, ठीक है। हाँ, कोई और क्वेश्चन क्या था कि हमने अभी तक अच्छा भी हमने स्टार्टिंग किया है, इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन भी अभी आगे आएंगे, बाकी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन भी अभी मर्जअप होंगे, ठीक है ना। तो बेटा एक्चुअल में जो ये वाला क्वेश्चन अभी हमारे सामने बेटा, वो आपका लिमिट प्लस एओडी का क्वेश्चन है। किसका है बेटा, लिमिट प्लस एओडी, ठीक है ना। अब इसका आधा पार्ट बेटा हम एओडी के अंदर पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं बेटा, एओडी के अंदर पढ़ते हैं। एक्चुअल में क्या होगा देखो, इसकी अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं ध्यान देखूं एन मेरा इन्फिनिटी जा रहा है, तो देखो ये इन्फिनिटी जा रहा है और ये कहा जा रहा है जीरो, मतलब कॉन्सेप्ट यही वाला लग रहा है, बड़ा वाला मेरा, बड़ा वाला मेरा आंसर, मतलब इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। ये हमारा लिमिट का ट्रिक लग गया बस। अब इनमें से बड़ा कौन है, इसके लिए बेटा हम यूज करते हैं बेटा एओडी। क्या यूज करते हैं बेटा, एओडी। वैसे मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बता दूंगा कि आप एग्जाम में आपको करने की जरूरत ना पड़े, सीधे कैसे आंसर लिखोगे आप, ठीक है ना। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा इसका डेरिवेशन देख लेते हैं, ये आया कैसे। बेटा देखो एक्चुअल में ये जो हम प्रूफ करते हैं ना कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा, ऐसे क्वेश्चन आप जब आओगे तो देखोगे पाई की पावर ई या ई की पावर आई, ई की पावर पाई में से कौन सा बड़ा, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कई बार कि दोनों में से कौन सा बड़ा, ठीक है ना। कई बार तो बेटा इसको सॉल्व करने का बेटा जो तरीका होता है बेटा, तो बेटा इसको हम करते हैं ग्राफिकली। ग्राफ कौन सा होता है बेटा, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/x, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/x, ठीक है ना। एओडी के अंदर हम इसको करते हैं बेटा, ठीक है ना। हाँ सॉरी, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/x, ठीक है। अब बेटा एओडी का यूज क्या है बेटा, बेटा यहाँ पे एओडी का यूज ये है कि इसका जो ग्राफ बनेगा ना बेटा, वो एओडी के थ्रू बनेगा। किसके थ्रू बनेगा बेटा, एओडी के थ्रू बनेगा, ठीक है ना। अभी एओडी आपने बना पढ़ी नहीं है, तो बेटा मैं सीधे इसके ग्राफ को अभी आपको बता देता हूँ। एओडी के अंदर हम पढ़ेंगे कि ग्राफ हमने फॉर्म कैसे किया, ठीक है। ग्राफ क्या होता है बेटा, ये जो मैंने आपके सामने ग्राफ बनाया, ये वाला, ये असिम्प्टोट बनता है आगे जाके, ठीक है। बेटा ये वाला मेरा ग्राफ होता है y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/x का, ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, ठीक है। और बेटा ये अपना मैक्सिमम अचीव करता है बेटा ई पे। किधर अचीव करता है, ई पे। इसका मतलब क्या बेटा, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या कि ई टू दी पावर अगर अगर अचीव करेगा, इसका मतलब मैं अगर कुछ भी वैल्यूज लेता हूं, मैं अगर कोई भी वैल्यू लूंगा बेटा, वो सभी वैल्यू बेटा ऑलवेज ई टू दी पावर 1/e से छोटा होगा नहीं होगा। तो ई मेरा ये आ गया, पाई किधर जाएगा, पाई बेटा मेरा इधर जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। अच्छा, मतलब ई की पावर 1/e ग्रेटर देन होगा पाई की पावर 1/पाई से, बड़ा होगा नहीं होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्या सभी को समझ में आया नहीं आया। अब बेटा देखो मैंने क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था पाई की पावर ई और ई की पावर पाई, बट यहाँ पे मुझे ई की पावर 1/e मिल रहा है, पाई नहीं मिल रहा। तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं पूरे फंक्शन का पाई इंटू ई से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों तरफ। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, पाई इंटू ई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, पाई इंटू ई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, पाई इंटू ई, ठीक है। तो बेटा जैसे ही इसके पास जाएगा तो देखो ई से ई काट देगा, तो यहाँ पे बचेगा ई की पावर पाई, ठीक है। इधर जब जाएगा तो बेटा ये पाई से पाई काट देगा, बेटा इधर मुझे मिलेगा पाई की पावर, मिलेगा नहीं मिलेगा। तो बेटा कौन सा बड़ा, ई की पावर पाई बड़ा, सॉरी ई की पावर पाई बड़ा बजाय पाई के। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो बेटा सीधे आपको ट्रिक क्या याद रखनी है, ट्रिक क्या याद रखनी है बेटा, कि अगर बेस मेरा ई से बड़ा जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग होता है, फंक्शन क्या होता है मेरा, डिक्रीजिंग होता है, आगे का डिक्रीजिंग हो रहा है ना। तो अगर मान लो मैं 209 और 2010 की बात करूं, तो 2010 कहाँ पे आएगा, इधर आएगा, 2010 कहाँ पे आएगा, इधर आएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो बेटा अगर मैं सेम सी की बात करूं तो कौन सा बड़ा होगा, जो जिसका बेस छोटा, सॉरी जिसकी वैल्यू छोटी वो मेरी बड़ा, क्योंकि डिक्रीजिंग ग्राफ है ई के बाद। अगर मैं ई के बाद जाता हूँ, मतलब जो ही मैं नंबर ले रहा हूँ कंपेयर करने के लिए, अगर वो बेटा ई से बड़ा है, वो नंबर क्या है, ई से बड़ा है, तो बेटा ग्राफ मेरा डिक्रीजिंग। तो छोटी इनपुट, छोटे इनपुट पे मुझे ज्यादा वैल्यू मिलेगी। आपने पढ़ा था ना, अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में देखा होगा कॉन्सेप्ट ये, कि अगर ग्राफ मेरा गिरता हुआ है, तो अगर मैं 2 पॉइंट लेता हूँ, ये x1, एक बेटा मैंने ले लिया x2, ठीक है। तो x1 मेरा x2 से छोटा है, x1 मेरा x2 से छोटा है, ठीक है। बट fx1 बेटा मेरा fx2 से बड़ा। क्या समझ में आया, क्लियर हुआ नहीं हुआ। देखो मैं अलग से बताया था ये बात आपको, कि अगर बेटा मेरा ग्राफ डिक्रीजिंग होता है, तो देखो मैं 2 पॉइंट बता देता हूँ, ये मेरे 2 पॉइंट ले लिए, ठीक है। इधर हम लाइन खींच देते हैं, ये मेरा ग्राफ हो गया, इधर खींच देते हैं, ये बन गया मेरा x1, ये बन गया मेरा x2, ठीक है। ये मेरा fx2 और ये मेरा fx1,
ठीक है ना। तो बेटा इधर ध्यान से देखें तो x1 मेरा x2 से बड़ा है, छोटा है, ठीक है, बट fx1 बेटा मेरा fx2 से छोटा बड़ा है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा अगर ग्राफ डिक्रीजिंग होता है बेटा तो बेटा साइन मेरा चेंज हो जाता है, जैसे मैं फंक्शन लगाऊंगा साइन मेरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर x1 छोटा था तो फंक्शन लगाने पे वो मेरा बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये ग्राफ ई से आगे वाली वैल्यूज के लिए डिक्रीजिंग है, मतलब मेरा ग्राफ फ्लक्चुएट कर जाएगा, 2016 2017 से छोटा है, ठीक है। बट जब मैं उसको ये वाला फंक्शन अप्लाई कर दूंगा x टू द पावर 1/x तो बेटा ये बड़ा हो जाएगा। तो बेटा 2000 पावर 2 की पावर 2016 टू द पावर 1/2016 ऑलवेज बड़ा होगा 2017 टू द पावर 1/2017 से, ठीक है ना। उसके बाद पावर से मल्टीप्लाई, तो बेटा मुझे क्या मिल गया, 2016 इज ग्रेटर देन 2017। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ट्रिक क्या हो गई, जो छोटा वाला वो मेरा बड़ा, जो ये अंदर छोटा वाला वो ओवरऑल बेटा मेरा बड़ा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी। तो बेटा मेरा आंसर क्या आएगा, मैंने कहा था छोटे जो जो मेरा बड़ा वो मेरा आंसर। तो बेटा इनमें बड़ा कौन सा, ये वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? देखिए इन दोनों में से कौन सा बड़ा, ये वाला बड़ा, तो आंसर क्या हो गया, ये वाला। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्या समझ में आया नहीं आया? तो जीएसटी बेटा दो बार लगी, पहली जीएसटी लगी बेटा हमारी के जो अंदर छोटा है वो मेरा बड़ा होगा, तो बेटा ये लगी एओडी के थ्रू जीएसटी, ठीक है। दूसरी जीएसटी क्या लगी, जो बड़ा वो मेरा आंसर, बड़ा मेरा ये वाला, ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, n गोज टू इनफाइनाइट 1 + 2 + डॉट 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 अप टू n अपॉन n स्क्वायर। आंसर आपसे पूछा हुआ है बेटा, पहली बात तो ऊपर क्या बन रहा है, एपी बन रहा है। अगर बेटा मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, n ब्रैकेट में n+1/2 n स्क्वायर, ठीक है, इक्वल बाय इक्वल, आंसर क्या आ जाएगा 1/2, आंसर क्या आ जाएगा 1/2। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा यहां से फिर से एक जीएसटी समझिएगा। जीएसटी क्या बोलती है बेटा, जीएसटी ये बोलती है कि कभी भी अगर भाई मेरे पास कोई भी सीक्वेंस आ रहा है, ठीक है ना, तो अगर इन दोनों की डिग्री में डिफरेंस अगर 1 आ गया, क्या आ गया, डिफरेंस अगर 1 आ गया, तो बेटा मेरा आंसर होता है 1 अपॉन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, 1 अपॉन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। बेटा ये जीएसटी बन गई। क्लियर हुआ नहीं हुआ? जैसे कि मान लो ये क्या कह रहा है, 1 की पावर p + 2 की पावर p डॉट 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 n की पावर p अपॉन अपॉन p+1। कॉन्सेप्ट क्या बोला था कि अगर दोनों की डिग्री में डिफरेंस 1 गया तो आंसर क्या होगा, 1 अपॉन डिनोमिनेटर, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ये आंसर बोला था, तो आंसर क्या होगा 1 अपॉन p। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्या जीएसटी समझ में आई नहीं आई? बेटा जेई का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, कैसा क्वेश्चन है, जेई का, जेई एडवांस का, ठीक है बेटा। देखो क्वेश्चन इजी नहीं है एक्चुअल में, एक्चुअल में इसको सॉल्व करने का तरीका इंटीग्रेशन के थ्रू है। जब मैं आपको इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा तो आपको एक कॉन्सेप्ट और पढ़ाऊंगा, क्या, इंटीग्रेशन यूजिंग लिमिट, लिमिट यूजिंग इंटीग्रेशन, ठीक है ना, इसको बोलते हैं लिमिट एज ए सम, लिमिट एज ए सम, ठीक है ना। इसका करने का तरीका थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इंटीग्रेशन के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? बट अभी कुछ नहीं पढ़ना, अभी सीधा ट्रिक लगानी है, जीएसटी लगानी है। क्या, ऊपर वाले की पावर और नीचे वाली पावर में अगर एक का डिफरेंस है तो आंसर क्या होगा, 1 अपॉन पावर ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर? बल्कि जेई का क्वेश्चन है एडवांस का। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 क्यूब + 2 क्यूब n गोज टू इंफिनिटी डॉट 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 n क्यूब माइनस 1 की पावर 4 + 2 की पावर 4 प्लस डॉट 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 टू n की पावर 4, ठीक है। इधर 2 पॉइंट लिखाए थे, एक तो ये लिखाया था, दूसरा इफ डिफरेंस इज 2 और ग्रेटर देन 2 तो आंसर इज 0। अगर डिफरेंस 2 या 2 से ज्यादा है तो आंसर 0 होगा, ठीक है ना। मतलब नीचे वाले की वैल्यू 2 से ज्यादा है, ऊपर वाले की ज्यादा है तो इन्फिनिटी, नीचे वाले की ज्यादा है तो 0, ठीक है ना। हाँ जी, तो आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है, वापस तोड़ूंगा मैं इसको। पहले ये बंदू उसके पास गया, दूसरा फिर ये बंदू उसके पास गया। क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? अच्छा बेटा जरा इधर देखना, इसकी डिग्री 5, इसकी डिग्री 3, डिफरेंस कितना 2, आंसर कितना आ गया 0। इसकी डिग्री 4, इसकी डिग्री 5, आंसर कितना आ गया, अगर डिफरेंस 1 तो आंसर क्या होगा 1 अपॉन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो आंसर कितना आ गया 1/5, तो आंसर 0 - 1/5 दैट इज -5। क्या क्वेश्चन हार्ड लगा? जेई में ऐसा क्वेश्चन है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? बेटा जीएसटी के थ्रू दोनों क्वेश्चन बिल्कुल क्लासी निकाले, बिल्कुल शॉर्ट से स्मूथ, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और दमदार क्वेश्चन, और दमदार क्वेश्चन। देखो जीएसटी का कॉन्सेप्ट बेटा समझो, जो समझाना चाह रहा हूं मैं आपको, कॉन्सेप्ट अगर आपने क्लियर हो लिया तो कॉन्सेप्ट पकड़ना। देखो अगला क्वेश्चन क्या जा रहा है, इसमें डबल लिमिट ला रखी है, एन पे भी और एम पे भी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 + nth रूट ऑफ 1 टू द पावर n + 2 टू द पावर n, फिर से प्लस 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n टू nth रूट ऑफ 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n डॉट 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 m - 1 टू द पावर n प्लस m टू द पावर n होल टू द पावर nth रूट ऑफ
m-1 प्लस n-1 ठीक है, अपॉन n स्क्वायर, ठीक है ना बेटा। सिंपल करने में हालत खराब हो जाएगी क्योंकि दो दो लिमिट लग रही है, बहुत टिपिकल हो जाएगा, ठीक है। अब जरा जीएसटी लगाना, जीएसटी क्या बोलती है, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो nth रूट ऑफ ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका बेटा इसका मतलब होता है ब्रैकेट में 1/n। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और अगर बेटा मेरा n इंफिनिटी जा रहा है, इसका मतलब ये कहां पे जा रहा है, 0। ये 0 और ये कहां पे जा रहा है, मतलब मेरे पास जो ये लिखा हुआ है मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, 1 टू द पावर n प्लस 2 टू द पावर n टू द पावर 1/n। जीएसटी क्या बोलती थी, बड़ा वाला आंसर, तो बेटा इसका पूरे का आंसर क्या आ गया, 2। इसका पूरे का आंसर क्या आएगा, 3। इसका पूरे का आंसर क्या आएगा, m। तो सीधे आंसर क्या बोल सकता हूं मैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 m अपॉन m स्क्वायर। n वाली लिमिट लग चुकी है तो सिर्फ m बच गया, पहली जीएसटी। क्लियर? दूसरी जीएसटी क्या थी, मैंने क्या कहा था कि अगर सीक्वेंस हो, दोनों में डिफरेंस में 1 का डिफरेंस, तो आंसर क्या था, 1 अपॉन डिनोमिनेटर, आंसर क्या आ गया, 1/2 जीएसटी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्या समझ में आया नहीं आया? 2 बार जीएसटी और क्वेश्चन खत्म, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लड़ाना बेटा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना। वैसे मैं इसको आगे कराऊंगा, टेंशन ना लीजिए, बट ये आपका होमवर्क है, एक बार ट्राई करना, उसके बाद मैं आपको करूंगा, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट समझिए बेटा, सैंडविच थ्योरम। क्या समझिए बेटा, सैंडविच थ्योरम क्या होती है, पहले तो ये समझिए। सैंडविच बेटा सिंपल सी बात है, सैंडविच थ्योरम का मतलब सैंडविच जो आपने देखा होगा घर पे, कई लोगों ने बनाया भी होगा और कईयों ने खाया भी होगा, नहीं बनाया होगा तो मुझे एक बार बताना, या बनाते हुए देखा भी होगा, ठीक है। कि बेटा जब मैं सैंडविच बनाता हूं तो आलू को सैंडविच के बीच में रखता हूं, ठीक है। जब आप उसे खाते हो तो आलू गर्म होता है, ऐसा तो नहीं है आलू का अलग से सेकते हो, आप सिर्फ ब्रेड को सेकते हो, ऑटोमेटिक आलू आपका सिक जाता है, ठीक है ना। मतलब सैंडविच का मतलब दो चीजों के बीच में होना, दो चीजों के बीच में होना। ये थ्योरी क्या बोलते समझेगा। फंक्शन क्या बोलता है कि मान लो मेरे पास तीन फंक्शन है, एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स, ठीक है ना। तीन फंक्शन इस तरह से हैं कि जो मेरा एफ एक्स है ना, वो ऑलवेज जी एक्स और एच एक्स के बीच में लाई कर रहा है। क्या कर रहा है, अगर मेरा एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स के बीच में लाई कर रहा है, मतलब ऑलवेज बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो बेटा अगर मुझे ए पे लिमिट निकालनी है दोनों की, ठीक है ना, अगर मुझे किसी पॉइंट पे अगर मैं लिमिट निकालता हूं तो लिमिट तीनों में एक साथ लगेगी, तीनों पे लगेगी। तो लिमिट x गोस टू ए जी एक्स, लिमिट x गोस टू ए एफ एक्स, लिमिट x गोस टू ए एच एक्स, ठीक है ना। और बेटा अगर लिमिट लगाने पे आपके सामने g की लिमिट और h की लिमिट बेटा अगर बराबर आती है, ये भी l आता है, ये भी l आता है, तो बेटा मैं क्या बोल रहा हूं कि जब h भी l को जा रहा है, g भी l को जा रहा है, इधर से h जा रहा है l को, g जा रहा है l को, तो बेटा f तो मैंने कहा था इनके बीच में होगा, तो वो भी क्या होगा, l ही तो होगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा अगर आपका gx भी l हो गया, लिमिट गोस टू a, gx भी l हो गया और hx भी बेटा l हो गया, तो बेटा इसका मतलब लिमिट x गोस टू a fx भी बेटा मेरे पास कितना हो जाएगा, l हो जाएगा। क्या समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है। एक बात और ध्यान रखना बेटा कि ये जो कई बार यहाँ पे इक्वल टू नहीं आता, तो बच्चे कहते हैं सर इक्वल टू तो है ही नहीं, तो मैं कैसे मान लूं। तो बेटा पहली बात तो बेटा इक्वल टू नहीं आएगा तो ही बेटा ये कॉन्सेप्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि बेटा लिमिट का मतलब होता है अप्रोचिंग वैल्यू, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू। लिमिट का मतलब क्या होता है, अप्रोचिंग वैल्यू, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू। इसलिए बेटा उसके उस कॉन्सेप्ट में भी बेटा ये क्वेश्चन मेरा चलेगा, ठीक है। दूसरी बात बेटा, इसको हम यूज कब करेंगे बेटा, यूज करने की बेटा दो जगह, एक तो हम इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में यूज करते हैं बेटा, दूसरा बेटा हम इसको यूज करते हैं कन्वर्जेंस सीरीज में। यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की मीनिंग में, ठीक है ना। कन्वर्जेंस के अंदर मतलब मीनिंग पता था, वर्डिंग में कंफ्यूज हो गया था, मुझे लगा डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस होता है, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस होता है, ठीक है। इंप्रूव कर लेना। कन्वर्जेंस सीरीज मतलब जो एक पॉइंट पे कन्वर्ट करती है, ठीक है ना। मैं ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? कहां यूज करेंगे, कन्वर्जेंस सीरीज के अंदर या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, लिमिट इफ x sin x अपॉन 2 1 माइनस cos x इज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बाई 6, ठीक है ना। तो बेटा लिमिट x गोस टू 0 मुझे निकालो, ठीक है ना। अब बेटा ध्यान से देखो, क्या मुझे फंक्शन दो लोगों के बीच में दिख रहा है, और अगर फंक्शन दो लोगों के बीच में दिख रहा है तो बेटा सिंपल सी बात है, सैंडविच थ्योरम ही लगानी है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो पूरे पे लिमिट लगा दो, पूरे लिमिट लगाते ही बेटा ये कितना आ गया, 1। ये तो ऑलरेडी 1 है, कांस्टेंट है, तो बेटा इसके आंसर भी कितना आ गया, 1 हो गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? दोनों दोनों तरफ लिमिट लगा दो भाई, और ये कांस्टेंट है, लिमिट है, तो लिमिट तो बाहर निकाल देगा, अकेला ये बच जाएगा। ऑलवेज 1 तो 1 पे भी 1 ही जाएगा ना, अगर कोई फंक्शन ऑलवेज 1 है तो 0 पे भी तो 1 जाएगा, तो ये तो 1 ही आ गया। और बेटा इसमें अगर मैं 0 पुट करता हूं तो ये भी कितना आ गया, 1। तो अगर दोनों 1, इसका मतलब इसकी लिमिट भी क्या होगी, 1 हो गई। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा इसको फिर से सही करिएगा, इसको फिर से सही करिएगा, कन्वर्जेंस करिएगा।
कन्वर्जेंस सीरीज करिएगा, ठीक है ना। हाँ जी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा समझिएगा। लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट, आगे दे रखा है n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 3 डॉट 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 n अपॉन n स्क्वायर प्लस n, ठीक है ना। अब बेटा कई सारे बच्चे इसको तोड़ के कर लेते हैं, वो कहते हैं कि सर जो ये जा रहा है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो n अपॉन n स्क्वायर है, ऊपर वाले की आपने पढ़ाया था पॉलिनोमियल में, ऊपर वाले की डिग्री कम नीचे वाले की ज्यादा, तो आंसर 0 होगा। तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 ऑल आर 0, तो आंसर इज 0, ठीक है ना। बट बेटा ध्यान रखना, आंसर हमारा 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो भी समझना, क्योंकि बेटा आंसर लिमिटिंग में क्या होता है बेटा, लिमिट का मतलब मैंने बोला लिमिट n गोज टू इंफिनिटी, एग्जैक्ट गोज टू इंफिनिटी, इसका मतलब बेटा जो मेरा 0 आ रहा था वो अप्रोचिंग 0 आ रहा था। क्या आ रहा था? अप्रोचिंग 0, मतलब बहुत छोटी क्वांटिटी, 0.00001, 0.001, ठीक है, अप्रोचिंग वैल्यू आई थी, बहुत छोटी वैल्यू आ रही थी, ठीक है ना। बट एक बात सोचो, इतनी छोटी छोटी इनफाइनाइट वैल्यूज को अगर मैं एडअप करूंगा तो क्या फाइनाइट नंबर दे सकती है? नहीं दे सकती। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा ये कॉन्सेप्ट है कि अगर इतने छोटे छोटे इनफाइनाइट नंबर को मैं ऐड अप करूंगा तो बेटा वो क्या हो जाएगा, तो बेटा वो मुझे कोई फाइनाइट नंबर दे जाएगा। तो बेटा इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस सीरीज। क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंस सीरीज। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? ठीक है बेटा, तो बेटा एक बात ध्यान रखिए, तो बेटा इसलिए बेटा मेरा आंसर बेटा क्या आ जाएगा, मेरा फाइनाइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा एक बात, पहली बात तो हमें कैसे पता सर इनफाइनाइट सीरीज में क्या ऑलवेज ये लगेगा, तो बेटा ध्यान रखना, कभी भी अगर आपकी कन्वर्जेंस इनफाइनाइट सीरीज है तो बेटा उसको करने के दो तरीके। अगर n मेरा इन्फिनिटी जा रहा है, कॉन्सेप्ट समझना, अगर n मेरा इन्फिनिटी जा रहा है, कहां जा रहा है? इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट का मतलब छोटे 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 इनफाइनाइट एलिमेंट ऐड अप हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा कन्वर्जेंस सीरीज है, ठीक है ना। तो बेटा करने के दो तरीके, या सैडविच थ्योरम या आपका इंटीग्रेशन। क्लियर हुआ नहीं हुआ? आपके जो पिछले प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे बेटा वो भी एक्चुअल में इसी टाइप के थे, याद है ना आपके? ये वाले क्वेश्चन देखो, ये वाले जो क्वेश्चन थे ना वो भी इसी टाइप के थे। एंड इनफाइनाइट था, ये सब में बटेगा, पहले में बटेगा, फिर दूसरे में बटेगा, फिर तीसरे में बटेगा, ऐसे कितने एलिमेंट आएंगे? इनफाइनाइट एलिमेंट जाएंगे, और सभी बहुत छोटी छोटी वैल्यूज देंगे, और एंड में सब होगी फाइनाइट में चला जाएगा। तो बेटा ये भी एक्चुअल में किसका क्वेश्चन है बेटा? कन्वर्जेंस सीरीज का क्वेश्चन है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? किसका है? कन्वर्जेंस सीरीज का। तो इंटीग्रेशन के थ्रू होता है, जो मैं आपसे कहा था, ठीक है। तो कन्वर्जेंस सीरीज को करने के दो ही तरीके, या सैंडविच थ्योरम या फिर बेटा आपका इंटीग्रेशन, ठीक है ना। अब कन्वर्जेंस सीरीज की अगर मैं बात करूं तो बेटा कन्वर्जेंस सीरीज के बारे में मैं आपको ऑलरेडी 11th में बताया भी था कि कन्वर्जेंस सीरीज क्या होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। करने का बेटा तरीका सीखना, पहली बात तो सैंडविच कब लगानी है ये आपको पता पड़ गया, कन्वर्जेंस सीरीज होगी या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा। अब लगाना कैसे जरा वो समझना, ठीक है ना। बेटा कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक बात कॉन्सेप्ट समझना कि मान लो मुझे कोई कहे कि 1 + 2 + 3 + अप टू 100 सम कहां से कहां लाई करेगा, तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर मैं उसके छोटे वाले नंबर को 100 टाइम ऐड कर दूं और बड़े वाले नंबर को 100 टाइम ऐड कर दूं तो उसके बीच में लाई करेगा, पक्का है? क्या ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? अरे भाई आपसे बोल दिया कि 1 + 2 + 3 कहां से कहां लाई करेगा, तो मैं क्या बोलूंगा, जो छोटा वाला नंबर है अगर मैं छोटे वाले को 3 बार ऐड कर दूं और बड़े वाले को 3 बार ऐड कर दूं तो जो बीच वाला नंबर है वो इसके बीच में लाई करेगा ना, पक्का है ना? इतना तो कंफर्म है ना। तो बेटा यही कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, जो सबसे छोटा नंबर होता है, सबसे छोटा नंबर कौन सा, ये वाला या ये वाला, पहले तो मुझे बताओ बेटा। देखो न्यूमरेटर सभी का, दोनों का सेम है, दोनों का सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो छोटा, इसका मतलब ये वाला छोटा, ध्यान रखना। और ये वाला बड़ा, हम उल्टा कर देते हैं, हमको ये छोटा लगता है ये बड़ा लगता है, बल्कि ये स्मॉलर होता है, ये आपका बिगर होता है। बेटा कन्वर्जेंस सीरीज में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं ना, एलिमेंट छोटे होते जाते हैं, इसी वजह से वो एंड में आके किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाते हैं, ठीक है ना। कन्वर्जेंस सीरीज बेटा आपकी कई सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को ब्रेक कर दिया था जब ये कन्वर्जेंस सीरीज आई थी, क्योंकि इससे पहले हम माना करते थे कि अगर भाई मैं किसी भी इनफाइनाइट चीजों को एड अप करूंगा, भाई सिंपल सी बात है, लोग क्या मानते थे कि अगर मैं इनफाइनाइट एलिमेंट्स को ऐड करता हूं बेटा तो मुझे इन्फिनिटी मिलेगा, ठीक है ना। बट कन्वर्जेंस सीरीज एक ऐसा पॉइंट आया था जब हमें पता पड़ा था कि इनफाइनाइट एलिमेंट का सम भी फाइनाइट जा सकता है, ठीक है ना। इसी से आपका बेटा कैलकुलस का जो हम बोलते हैं ओरिजिन बेस है जो कैलकुलस का बेटा, वो कन्वर्जेंस सीरीज ही है जिसने आपकी कैलकुलस का बेस डाला था, ठीक है ना। आपकी जो पहली सीरीज आई थी π/4 की, वो कन्वर्जेंस सीरीज ही आई थी जिसके थ्रू आपका इसका बेस डाला गया। π/4 की और 10 की जो सीरीज आई थी बेटा, वो हमारा कैलकुलस का स्टार्टिंग मानी जाती है, ठीक है ना। और अगर हम बात करेंगे एरिया ऑफ सर्कल भी कॉन्सेप्ट भी होता है, वही बेटा कन्वर्जेंस ऑफ सर्कल की कन्वर्जेंस सीरीज के थ्रू ही किया गया था, ठीक है। चलिए इसके बारे में कभी और बात करते हैं, ठीक है। अभी हम टॉपिक पे आते हैं, ठीक है ना। तो बेटा मैं क्या बोलूंगा, तो बेटा मैंने क्या बोला कि छोटे को n टाइम जोड़ो, छोटा बेटा ये था, अगर मैं इसे n टाइम जोड़ूंगा तो सीधे n to n कर दूं क्योंकि सेम चीज n टाइम ऐड हो रही है,
और बड़े को n टाइम जोड़ो तो बेटा ये भी n हो गया। अब जरा चेक करना कि ऊपर n स्क्वायर नीचे n स्क्वायर, सेम बाई सेम आंसर आया नहीं आया, इधर भी n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर आया नहीं आया है। इसका मतलब जो बीच वाली लिमिट थी, जो बीच वाला फंक्शन था, उसको बेटा पहली बात तो हाँ एक बात ध्यान रखना, जो मुझे निकालना है उसको पहले तो l मान लेना, जैसे कि हमारी स्टेप बचेगी। इसको बार बार लिखोगे तो टाइम खराब होगा, सीधे l मान के सॉल्व करना। l मान के ये इसके उसके बीच में, तो l क्या है बेटा, इन दोनों के बीच में आ गया। अब बेटा जरा चेक करना इसका आंसर क्या होगा, इक्वल बाय इक्वल 1, इक्वल बाय इक्वल 1, इसका मतलब लिमिट क्या आ गया। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। अभी अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1/1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 2/2 प्लस एन स्क्वायर प्लस डॉट 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 n/n प्लस एन स्क्वायर, ठीक है ना। बेटा कन्वर्जेंस सीरीज की एक खास बात और होती है, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वो भी जरा समझना कि कन्वर्जेंस सीरीज आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे। बेटा कन्वर्जेंस सीरीज में क्या होता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं ना, एलिमेंट छोटे होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं, ठीक है ना। हमें सिंपल सी बात है कि भाई अगर मैं 2.341 में एक नंबर ऐड करता हूं 0.0002, तो बेटा क्या ये नंबर इसके 2 में कुछ चेंज करेगा क्या? ये कहाँ ऐड हो जाएगा बेटा, ये इसको बना देगा 2.3412 बना देगा, बनाएगा नहीं बनाएगा? तो क्या मेरा 2 बढ़ा? बढ़ा नहीं बढ़ा? नहीं बढ़ा। मान लो मैं इसमें फिर से कोई नंबर ऐड कर दूं 0.00003, अब क्या बढ़ा? 2.34123, क्या नंबर अभी भी बढ़ा? पॉइंट के बाद डिजिट ऐड होती जा रही है, बट स्टार्टिंग की 4 डिजिट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जितने थे उतने ही है। क्यों? क्योंकि बेटा जो नंबर मैं ऐड कर रहा हूं वो लगातार छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। बेटा ध्यान रखना, कन्वर्जेंस सीरीज में खास बात क्या होती है कि आगे बढ़ने पे जो नंबर होता है बेटा वो स्मॉल होता चला जाता है। देखो यहाँ पे 1 था, आगे बढ़ने पे मेरा बेस बढ़ता जा रहा है, मतलब नंबर मेरा कोई और छोटा होता चला जा रहा है। ये भी छोटा है बट ये और छोटा होता चला जा रहा है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? सेम देखो यहाँ पे भी यही हो रहा है, ये नंबर छोटा था बट ये मेरा n एडअप हो गया तो और छोटा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये और छोटा हो गया, ठीक है। वैसे यहाँ पे आपको ये दोनों सेम लग रहे होंगे, n कॉमन आके मैं हाँ क्लियर, ये और छोटा हो गया। तो बेटा आगे जाने पे मेरी सीरीज और छोटी होती जा रही है। क्या समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? ठीक है, तो बेटा इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंस सीरीज, ठीक है ना। सॉरी कन्वर्जेंस सीरीज, फिर से मैंने डाइवर्जेंस लिखा हुआ है, इंप्रूव करना, ठीक है ना। बट बेटा एक बात ध्यान रखिए, इधर बेटा मेरे जो न्यूमरेटर है बेटा वो सेम नहीं है। देखो इसमें न्यूमरेटर बेटा मेरा सेम था बट इसमें नहीं है। तो बेटा इसको करने का तरीका सीखिए। क्या करोगे, जो डिनोमिनेटर में लार्जर है उसको पहले लिखो, जो डिनोमिनेटर में स्मॉलर है उसको बाद में लिखो, क्योंकि हमको पता था छोटा वाला पहले लिखना है, बड़ा वाला बाद में लिखना है, याद है ना। और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो छोटा, तो बेटा ये मेरा छोटा हो गया, ये मेरा बड़ा हो गया। पहली बात तो इतना क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा ऊपर क्या लिखो बेटा, ऊपर बेटा जो भी मेरी ऊपर सीरीज आ रही है ना, ऊपर उस सीरीज को लिख दो बेटा, मेरा आंसर आ जाएगा। क्या समझ में आया नहीं आया? वापस तरीका, मैंने एल मान लिया, ये मैंने एल मान लिया, ठीक है। इसका मतलब ये इन दोनों के बीच में लाई करेगा, ठीक है ना। मैंने क्या कहता लार्जर, तो लार्जर क्या, n/n², तो n/n², दिस ऊपर सीरीज एज इट इज चल रही है, देखो 1 2 3 एज इट इज चल रही है, ऊपर चेंज नहीं किया, सिर्फ नीचे बेटा मैंने लार्जर ले लिया है। इधर अभी भी ऊपर की सीरीज एज इट इज, बस नीचे मैंने स्मॉलर ले लिया है। तो इसका जो सम जाएगा वो ऑटोमेटिक स्मॉलेस्ट जाएगा, क्योंकि नीचे वाला बड़ा है, सॉरी स्मॉलर है तो ऑटोमेटिक लार्जेस्ट जाएगा, क्योंकि नीचे वाला स्मॉलेस्ट है। और बेटा इसमें नीचे वाला मेरा बड़ा है तो ऑटोमेटिक सम क्या जाएगा, स्मॉलेस्ट जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है। अब बेटा अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसका समेशन क्या, 1 + 2 + up to n, ये भी क्या चला गया 1 + 2 + up to n, जाएगा नहीं जाएगा? तो बेटा जरा चेक करना इसका आंसर कितना, मैंने कहा था डिफरेंस, याद है? हाँ सीरीज n जा रही है, डिफरेंस कितना है 1, इसका मतलब सीधा आंसर क्या होगा 1 अपॉन में डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री कितनी है बेटा 2, तो बेटा 1/2। इधर भी कितना आएगा 1/2, तो l की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? फिर से जीएसटी लगी हमने, हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट याद रखना ये वाला, ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, देखो कन्वर्जेंस पे क्वेश्चन हमने कर लिए। अब बेटा अब हम करेंगे डाइवर्जेंस, उसके ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ऊपर, मैंने कहा था दो जगह यूज करेंगे, कन्वर्जेंस देख लिया, अब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी देख लेते हैं। देखो लिमिट n गोज टू इंफिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2x डॉट 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 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन nx अपॉन n², ठीक है। करने का जरा तरीका सीखना। पहली बात तो बेटा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है ना, वो x और x-1 से बड़ा होता है, ठीक है। सर ये कैसे पता पड़ा, ये कैसे पता पड़ा? दो सिंपल सी बात है, ग्राफिकल अब मैं देखता हूँ तो ये वाला जो मैंने लाइन खींची, ये वाला भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है नहीं होता, ठीक है बेटा। ये वाली लाइन क्या होती है y = x, और ये वाली क्या होती है बेटा y = x-1।
एक्स को तो टच करती है, बल एक्स माइनस वन को कभी भी टच नहीं करती, मतलब यहाँ पे इक्वलिटी आएगी, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं आएगी। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया, क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा जो मेरा 2x होगा, क्या होगा, 2x होगा, वो 2x माइनस वन और 2x के बीच में होगा। जो 3x होगा वो 3x माइनस वन और 3x के बीच में होगा। तो nx होगा वो nx माइनस वन और nx के बीच में होगा, होगा नहीं होगा, क्लियर हुआ नहीं हुआ? और बेटा अगर मैं सभी को एड अप कर देता हूँ तो बेटा मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, सारे n टाइम ये माइनस n हो गया, इन सभी बेटा मेरे पास x कॉमन आ गया, अंदर क्या गया 1 + 2 + अप टू n, आया नहीं आया? अच्छा इधर मैं देखता हूँ तो बेटा इधर भी बेटा मेरा x कॉमन आ गया, अंदर क्या बन गया, n बन गया। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। या देखना बेटा डिफरेंस कितना 1, तो इधर से आंसर कितना आ गया 1/2। डिफरेंस कितना 1, तो बेटा इधर से आंसर कितना आ गया 1/2। लिमिट लग रही थी n पे, मतलब x मेरा वेरिएबल नहीं था, x बेटा मेरा बाहर चला गया। लिमिट लग रही थी n पे, मेरा x वेरिएबल नहीं था, x बेटा मेरा बाहर चला गया, ठीक है ना। इधर बेटा मैं अगर बात करूं तो बेटा ये टूटेगा, कद्दू कटेगा, सब में बटेगा, इसके पास जाएगा, उसके पास जाएगा, ठीक है। जब इसके पास गया तो आंसर 0, और इसके पास गया तो डिफरेंस कितना 1, फिर से 1/2, और x तो मेरा मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा, तो बेटा मेरा आंसर क्या आ गया, L = x/2। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया, क्लियर हुआ नहीं हुआ? बेटा फिर से जीएसटी लगाऊंगा मैं, हाँ क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा यहाँ पे फिर से एक जीएसटी बना लीजिए। जीएसटी क्या होगा कि सेम चीज में अगर मेरे पास कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर x डॉट 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 अगर आता है तो काम की बात क्या है, अगर इनका डिफरेंस 1 है, 1 जा रहा है कि नहीं जा रहा, ठीक है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, तो बेटा ऑलवेज आंसर x/2 होगा, x अपॉन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, x अपॉन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन दे दिया 1 स्क्वायर x 2 स्क्वायर x डॉट 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 n स्क्वायर x अपॉन n क्यूब, तो डिफरेंस कितना 1, तो आंसर कितना होगा x अपॉन 3, x अपॉन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका थोड़ा और बिगाड़ दिया बेटा, सिंपल सी बात फिर से समझना कि पहली बात तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इंटीजर को बाहर फेंक देगा, तो इसको अलग लिख लो, इसको अलग लिख लिया बेटा। इसका आंसर कितना आएगा x अपॉन 3, x अपॉन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, इसका आंसर कितना आएगा 1/3, 1/3, तो आंसर कितना आ गया x माइनस 1/3। क्लियर हुआ नहीं हुआ? जीएसटी लगाई, आंसर आ गया, ठीक है। दो जीएसटी, इसकी जीएसटी अलग है, इसकी जीएसटी अलग, मेरा आंसर आ गया x/3 माइनस 1/3, दैट इज x माइनस 1/3। क्लियर? क्या सभी को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। लिमिट x गोज टू a fx प्लस gx आपको 2 दे रखा है, लिमिट x गोज टू a fx माइनस gx आपको 1 दे रखा है, तो आपको फाइंड करना है दैट फाइंड लिमिट x गोज टू a fx इनटू gx, ठीक है ना बेटा। सिंपल सी बात है, लिमिट है, दोनों में बढ़ जाएगी। पहली बात तो एक बार तो ऐड कर दो, ऐड कर दो, gx कट गया, मुझे fx मिल गया 3/2, फिर माइनस कर दो, fx कट गया, gx मिल गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मेरा आंसर आ गया। कराने का पर्पस क्या है बेटा, कुछ नहीं है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बट हम फंक्शनल इक्वेशन को देख के डर जाते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना, सिंपली दिमाग खड़ाना है, फंक्शनल इक्वेशन आपके लिए हार्ड चीज नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिमिट x गोज टू 0 fx अपॉन x स्क्वायर अगर 2 दे रखा है तो बेटा मुझे निकालना है, ये x स्क्वायर नहीं है, ओनली x है, ठीक है। मुझे निकालना है लिमिट x गोज टू 0 fx अपॉन x स्क्वायर, बेटा मुझे निकालना है। तो सिंपल सी बात क्या करूंगा, ये मुझे गिवन है, ये मुझे चाहिए, तो क्या करूंगा, हाँ जी, ऊपर नीचे x, हाँ इधर स्क्वायर नहीं था, इधर स्क्वायर है, सुधार लीजिए, इधर स्क्वायर नहीं था, इधर स्क्वायर है, मतलब ये मुझे चाहिए और ये मुझे दे रखा, तो क्या करूंगा बेटा, स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। तो इसकी वैल्यू कितनी थी बेटा मेरे पास 2, x कितना चला रहा है 0, तो 0 × 2 दैट इज 0। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला बेटा, लिमिट x गोज टू 0 स्क्वायर रूट ax प्लस b माइनस 2 अपॉन x इज इक्वल टू 1, देन फाइंड a एंड b, देन फाइंड a एंड b, ठीक है ना बेटा। चाहो तो आप यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हो, ठीक है ना, क्या हेडिंग डाल सकते हो बेटा, अननोन वैल्यू टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना। वैसे ये आगे भी आते रहेंगे, पीछे भी ऑलरेडी आए थे, ठीक है, बट पॉइंट जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार एग्जामिनर आपसे अननोन टाइप क्वेश्चन करवाता है, ठीक है ना बेटा। अगर बेटा मैं ध्यान से देखिए, अगर बेटा मैं इसमें x को 0 पुट करता हूँ, ठीक है ना, और ऊपर वाला फंक्शन मान लो 0 नहीं होता, मान लो 0 नहीं होता, ठीक है, तो एक बात सोचना, अगर ऊपर वाला 0 नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट अपॉन 0 दैट इज इनफाइनाइट, और मेरा आंसर बना रहा है, इसका मतलब पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर कैसे करूं, तो बेटा ऊपर वाले को मजबूरन 0 होना पड़ेगा। सर 0 क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि बेटा 0/0 होते बेटा उसको एक लाइफ लाइन मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, एक लाइफ लाइन। अगर 0/0 है तो मैं उसकी लिमिट निकाल सकता हूं। क्या समझ में आया, इतना नहीं आया, ठीक है ना। तो उसको एक लाइफ लाइन देने के लिए मुझे ऊपर वाले को 0 बनाना पड़ेगा। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ, समझ में आया, नहीं आया, ठीक है। इसका मतलब ऊपर वाला 0, तो बेटा यहां से मुझे क्या मिला, ax प्लस b इज इक्वल टू 0।
कब कब जीरो होगा, x इक्वल टू जीरो पे भैया, समझ में आया? x जीरो पे जीरो होगा, हमेशा जीरो तो ही रहेगा। क्लियर? हाँ जी, x जीरो पे जीरो, तो बेटा इनसे b कितना आ गया, 4 आ गया। अब मेरा b निकल चुका है, ठीक है, मेरा b निकल चुका है। और अच्छा दूसरी बात किधर गया जी, हाँ क्लियर हुआ नहीं हुआ, मेरा आ चुका है, ठीक है। आगे देखिए, अगर ये जीरो है तो फॉर्म कौन सी, 0/0, तो क्या करूंगा, डिफरेंशिएट कर दो ऊपर और नीचे। ऊपर डिफरेंशिएट किया, ये आया पहले रूट का 1/2 स्क्वायर रूट ax प्लस बी, उसके बाद अंदर वाले का ax प्लस बी का a, b मेरा 0 हो गया, ठीक है ना। 2 का -0 और x का 1, इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो x को 0 डालना, तो बेटा मुझे क्या मिला, a/2 स्क्वायर रूट b इक्वल टू 1। तो a कितना मिल गया बेटा 2 स्क्वायर रूट b, तो बेटा a स्क्वायर कितना मिल गया 4b। अब बेटा a कितना था बेटा मेरे पास, b कितना था 4, चाहो तो स्क्वायर ही मत करो, सीधे यहीं पे डाल दो। b कितना था 4, तो बेटा मेरा a कितना हो गया 4, ठीक है ना। क्योंकि स्क्वायर करने से बेटा बच्चा कई बार +-4 लिख देता है, ठीक है, बट कि उसको वो यहाँ पे -4 तो कहीं आ ही नहीं रहा, क्योंकि मुझे b ऑलरेडी दे रखा है 4, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, x गोज टू इंफिनिटी x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस ax माइनस b, फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b। हाँ जी बेटा देखिए, पहली बात तो बेटा एग्जामिनर बोल रहा है कि इसकी वैल्यू 1 है तो a और b मुझे निकालो, ठीक है। पहला काम एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके पूरे फंक्शन को एक साथ लिख लिया, ठीक है। बेटा ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन में हमेशा करना क्या है, सारे पॉलिनोमियल अगर फंक्शन दे रखा है आपको, पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है, तो बेटा डिग्री को तोड़ दो, स्क्वायर अलग, एक्स अलग, एक्स क्यूब अलग, कांस्टेंट अलग, तोड़ लो अलग अलग, ठीक है। तो पहली बार एलसीएम लिया और पूरे को अलग अलग तोड़ दिया। स्क्वायर संग क्या आया बेटा 1 माइनस ए, एक्स के संग माइनस ए माइनस बी, कौन से ये किया और एक ये रहा, माइनस ए माइनस बी आएगा, बिल्कुल हाँ बेटा, ये मल्टीप्लाई होगा ना इससे तो माइनस बी आएगा, ये दोनों ही माइनस आएंगे, बाय मिस्टेक प्लस हो गया है, ठीक है ना, माइनस ए माइनस बी, ठीक है, इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो बेटा ये मेरा फंक्शन आ गया, कांस्टेंट क्या आएगा बेटा 1 माइनस बी, ठीक है। अब बेटा एक बात सोचना कि अगर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन हो रही है तो हमने क्या कहा था कि अगर ये वाला फंक्शन x मेरा इन्फिनिट जा रहा है, अगर ऊपर वाला फंक्शन 0 नहीं होगा तो ये कहां भेज देगा, इन्फिनिटी, याद है ना, ऊपर वाला बड़ा, और इन्फिनिटी बड़ा तो खेल बिगड़ जाएगा, आंसर तो 1 दे रखा है। इसका मतलब क्या, x तो इन्फिनिटी को अड़ गया, मैं तो जा रहा हूं, तो क्या करूंगा मैं, उसके पड़ोसी वाले आदमी को सुसाइड करना पड़ जाएगा। वो क्या बोलेगा कि अगर मुझे हटना है तो भैया मुझे सुसाइड करना पड़ेगा, तो क्या करेगा, बगल वाला बंदा सुसाइड कर लेगा, आत्मदाह कर लेगा, मतलब खुद को 0 बना देगा। क्या समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर ये 0 नहीं बनता तो फंक्शन में इन्फिनिटी चला जाता, बट इन्फिनिटी नहीं है तो बेटा पड़ोसी को 0 बनना पड़ेगा, सुसाइड करना पड़ेगा। क्लियर, मतलब 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। अच्छा इधर कोई दिक्कत, अगर x इनफाइनाइट तो ये तो पूरा 0 जा रहा है, क्या जा रहा है 0, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो झंझट ही खत्म, ठीक है। अब आंसर कौन देगा बेटा, मुझे आंसर देगा ये वाला, इक्वल बाय इक्वल, याद है ना, इक्वल बाय इक्वल, इक्वल ये तो 0 हो गया, ठीक है। इक्वल बाय इक्वल मतलब मेरा आंसर क्या आना चाहिए था, मेरा आंसर आना चाहिए था माइनस ए माइनस बी अपॉन 1, वो मेरा आंसर आना चाहिए था, वो मुझे कितना दे रखा है 1, तो बेटा बी कितना आ गया, बी मेरे पास आ गया माइनस ए माइनस 1 माइनस ए की वैल्यू 1, तो बी मेरा कितना आ गया -2 आ गया। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया क्वेश्चन करना, ठीक है। फिर से चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, लिमिट एक्स गोज टू इनफाइनाइट दिस इज इक्वल टू 1 दे रखा है, एबीसी मुझे फाइंड करनी है। करने का तरीका बेटा फिर से वही, पहले सारे पॉलिनोमियल्स को अलग अलग बांट दो, क्यूबिक अलग, स्क्वायर अलग, एक्स अलग, 4 अलग, स्क्वायर अलग, एक्स अलग, पहले काम का क्या है, सबको बांट दिया, ठीक है। अब काम की बात बेटा, अगर ये 1 आ रहा है मतलब मुझे डिग्री इक्वल बाई इक्वल चाहिए, डिग्री इक्वल बाई इक्वल चाहिए, क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब देखो नीचे पावर 4 ऊपर पावर 3, इक्वल नहीं है, बंधु इसको 0 फेंक देगा, बट मुझे आंसर 0 1 दे रखा है, इक्वल नहीं है ना, 1 फैक्टर 1 दे रखा है, बंधु क्या कर देगा 0 कर देगा। इसका मतलब कैसे, इसको कैसे हटाऊं मैं, इसका मतलब इसके पड़ोसी को सुसाइड करना पड़ेगा, मतलब इसको 0 होना पड़ेगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, और अगर ये 0 हो गया मतलब ये बंधु गायब। अब वापस जाओ फंक्शन के ऊपर, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, अब कहा चले जाएगा इन्फिनिटी, बट मुझे आंसर तो 1 दे रखा है, इसका मतलब इसके पड़ोसी को भी सुसाइड करना पड़ेगा, ये भी 0 होना पड़ेगा, मतलब ये भी गाया। अब कौन बच्चा, क्या इक्वल बाय इक्वल आया नहीं आया, मतलब ये मेरा, अब मेरा आंसर निकल सकता है,
क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? आत्मदाह कैसे किया, सुसाइड कैसे किया? कॉन्सेप्ट बेटा यही है कि सुसाइड कौन कौन करेगा, ठीक है, क्योंकि अगर ये सुसाइड नहीं करता तो जीरो हो जाता, तो मुझे आंसर 1 दे रखा है, तो इसको जीरो करना पड़ गया। अब ये गायब। अब इसके बाद अगर ये जीरो नहीं होता तो इन्फिनिटी चला जाता, तो बेटा इसको भी जीरो करना पड़ गया। अब मेरा आंसर ये आ गया। क्लियर? इक्वल बाय इक्वल, तो ये जीरो और वन वन कहां से मिलेगा बेटा? इक्वल बाय इक्वल से, तो -a + 5b - c/2 = 1। 3 इक्वेशन, 3 अननोन, सॉल्व एंड गेट द आंसर। बेटा मेरा आंसर ये आ गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्या सभी को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? अगला क्वेश्चन और देख लीजिए। दो किस लिए, एक जीरो एक इन्फिनिटी। कर लेते हैं जीरो वाला इन्फिनिटी वाला, पहले सबको बांट दिया। अब काम की बात समझना बेटा, आंसर मुझे जीरो दे रखा है, आंसर मुझे क्या दे रखा है? जीरो। अब एक बात सोचना कि अगर x मेरा जीरो जा रहा है तो c/0 इन्फिनिटी चला गया, इसका मतलब c को जीरो होना पड़ेगा, आत्मदाह करना पड़ेगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? c को जीरो होना पड़ेगा। अच्छा, इधर ये जीरो जा रहा है, x जीरो होते ही a का कुछ फर्क पड़ा? कुछ नहीं पड़ा, जीरो मुझे इजीली मिलेगा, मतलब a बिलोंग्स टू r। भाई कुछ भी ले ले भाई, 0 × 0 0 ही होता है ना। और आंसर क्या आएगा? आंसर तो मेरा बी आने वाला है, और बी मुझे कितना दे रखा है? जीरो। इसका मतलब बी भी क्या होगा? जीरो। तो सी भी जीरो, बी भी जीरो। क्लियर हुआ नहीं हुआ? वहीं बेटा अगर ये इन्फिनिटी जाता तो मुझे आंसर जीरो चाहिए, तो ये बंदा इस बार इन्फिनिटी पहुंचाया था, बट मुझे आंसर जीरो चाहिए, तो बेटा अब मेरा बी ए को जीरो होना पड़ता, आंसर ये आता। ये तो देख c/इन्फिनिटी क्या होता है? कॉन्स्टेंट पर इन्फिनिटी जीरो, ये तो जीरो हो गया, मैं c को कुछ भी लूं पक्का जीरो होने वाला है, तो c कितना आ गया? बिलोंग्स टू r। b भी कितना आ गया? जीरो। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करिए। अच्छा अभी क्वेश्चन कुछ, हाँ जी अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इफ an + bn + cn = 2n + 1, an bn plus bn cn plus cn an = 2n - 1, an bn cn = -1, an is less than bn is less than cn, then find limit n goes to infinite n into an। बेटा ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क नेक्स्ट क्लास में आएंगे, तो बेटा यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना? चलिए बेटा, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? बाय बेटा।